नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। मोदी ने 45 साल के नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जिस उम्र में कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता, उस उम्र में नितिन नबीन पूरी पार्टी चलाएंगे। आपको भी लगता होगा कि इस वक्त मोदी को ऐसे यंग लीडर की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी में यंग लीडर तो कई हैं, फिर मोदी ने नितिन नबीन के नाम पर ही उंगली क्यों रखी। दिल्ली के सियासी गलियारे में आज सबसे ज्यादा चर्चा नितिन नबीन की ही है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस ने महीने भर की तैयारी के बाद रामलीला मैदान में रैली की, लेकिन शाम होते होते राहुल की चर्चा भी सीन से गायब हो गई। मोदी का नबीन दांव बंगाल जिताने में कितना मददगार होगा, आज की फुल पॉलिटिकल पिक्चर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का सबसे नया प्रयोग ऐसा जो ना किसी ने सोचा था, ना किसी ने विचारा था, ना किसी ने इस पर कभी चर्चा की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। मोदी ने तो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया कि सारे विरोधियों का कॉन्फिडेंस डोल गया। सरप्राइज बाहर भी है और बीजेपी के अंदर भी। नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक और बिल्कुल युवा चेहरा चुना और उसके हाथ में पूरे बीजेपी की कमान सौंप दी। नीतीश कुमार सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पटना के बांकीपुर के विधायक नितिन नबीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह नियुक्ति की है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। अब नितिन नबीन के नेतृत्व में ही बीजेपी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। नितिन नबीन ही बीजेपी को असम, तमिलनाडु और केरल का चुनाव लड़वाएंगे। मोदी ने ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष चुना है जिसे चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने दोनों का अनुभव है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पार्टी का केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भरोसा है, उस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। आपको कब जानकारी मिली इसकी और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? पार्टी ने जब हमसे कहा कि किसको चुनना है तो मैंने कहा संगठन को चुनना है। आपको लगता है कि एक आने वाले समय में कई जिम्मेदारियां अभी आप पर होंगी, चूंकि कई राज्यों में अभी चुनाव है? मेरे नेतृत्व इतना सक्षम है जो हम लोग मिलकर उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हर कोई सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा। नितिन नबीन में ऐसा क्या है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अगला कार्यकारी अध्यक्ष चुनने बैठी तो एक ही नाम पर सबकी सहमति बनी। नितिन नबीन की वो खासियत क्या है जिसने उनको अमित शाह की पहली पसंद बना दिया, और नितिन नबीन में ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी ने भी उनके नाम पर हामी भर दी। मोदी ने फैसले करते समय जाति नहीं देखी। मोदी ने फैसला करते समय गुटबाजी नहीं देखी। मोदी ने काम देखा, संगठन के प्रति समर्पण देखा। नितिन नबीन कायस्थ जाति के हैं। बिहार में उनकी जाति की आबादी सिर्फ 0.6% है। भारत में कायस्थ 0.1% से भी कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुलीन अभिजात वर्ग में कायस्थ आबादी अच्छी खासी है। बोस, बसु, घोष, मित्रा, गुहा और दत्ता सरनेम वाले बंगाली भद्र लोक का हिस्सा है। नितिन नबीन बंगाल के भद्र लोक में बीजेपी की एंट्री करवाएंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर? ऐतिहासिक फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। एक समान सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना। बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन ये जो फैसला है नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला है और ये ऐतिहासिक फैसला है, बिहार के लिए गौरव का क्षण। बिहार की भूमिका आपको लगता है आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ेगी? एकदम पूरी तरह बढ़ गई, बढ़ेगा नहीं। और कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। एकदम एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर नितिन जी काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। क्या वजह आपको लगती है नितिन नवीन के चयन का फैसला, वजह क्या हो? पार्टी में एक समान कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है,
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी पार्टी ने बताया। बीजेपी में अक्सर कहा जाता है कि एक अदना कार्यकर्ता भी टॉप पोस्ट तक पहुंच सकता है। नरेंद्र मोदी ने इसे एक बार फिर साबित करके दिखा दिया। बिहार के एक विधायक और राज्य के मंत्री को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के लिए 6 लाइनें लिखी। इन 6 लाइनों में मोदी ने नितिन नबीन की 6 खूबियां गिना दी। कर्मठ कार्यकर्ता, युवा और परिश्रमी, संगठन का अनुभव, प्रभावी काम, समर्पण भाव और विनम्र स्वभाव। बीजेपी में यंग नेता की कोई कमी नहीं है। बीजेपी में अनुभवी नेताओं की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा चेहरा चुना जिसमें संगठन को मजबूत करने की ताकत है। सिर्फ 45 साल के नितिन नबीन देश की तमाम बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष से युवा हैं। कांग्रेस चला रहे राहुल गांधी 55 साल के हैं। सपा चला रहे अखिलेश यादव 52 साल के हैं। तृणमूल की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 70 साल की हैं। डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन 72 साल के हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अध्यक्ष नितिन नबीन केवल 45 साल के हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। सारे सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हारेगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी को भी जीत का भरोसा नहीं था। तब मोदी ने 43 साल के नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ चुनाव का प्रभारी बनाकर रायपुर भेजा था। नितिन नबीन ने चुनाव बदला, चुनाव लड़ने का तरीका बदला और छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई। कांग्रेस हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई। नितिन नबीन बिहार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री संभालते हैं। इस मंत्रालय के बारे में कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा घोटाला होता है। लेकिन बिहार जाने वाले सभी लोग कहते हैं कि बिहार में सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं। यानी नितिन नबीन को काम करना आता है। नितिन नबीन जैसा विनम्र व्यक्ति दूसरी किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। उनका किसी से बैर नहीं है, पार्टी के अंदर या बाहर। किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हर पार्टी की तरह बीजेपी में भी गुटबाजी चलती है। लेकिन नितिन नबीन सबसे मिलनसार हैं। वो गुटबाजी बिल्कुल नहीं करते, वो सबसे मिलकर चलते हैं। नितिन नबीन नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। नितिन नबीन अमित शाह के बहुत करीब है और नितिन नबीन आरएसएस के सभी प्रचारकों के बहुत करीब हैं। वो जब भी दिल्ली आते हैं तो चुपके से आते हैं, कोई शोर शराबा नहीं करते। दिल्ली आकर वो सबसे मिलते हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी तो उसने नितिन नबीन की ये सारी खूबियां देखी। बिहार ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है और बिहार का एक बालक, बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं उनको बधाई देने। और बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पे अब देश बहुत विश्वास कर रहा है। इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है, वरना पहले कौन पूछता था कौन क्या हुआ। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का नया कार्यकारी अध्यक्ष 6 महीने या 1 साल आगे की सोच कर नहीं चुना। मोदी ने 10 साल 15 साल आगे की सोच रखी है। मोदी के विरोधी 25-26 में ही अटके हैं। मोदी 29 और 34 की सोच कर चल रहे हैं। मोदी 29 का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पर अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण। 24 में राहुल गांधी जो काम 24 दलों को मिलाकर नहीं कर सके, क्या 29 में राहुल वो काम अकेले कर देंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोदी को हराएंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। क्या कांग्रेस में इतनी ताकत बची है कि वो नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार दे? वोट चोर, वोट चोर,
क्या वोट चोरी के बासी मुद्दे को गर्म करके राहुल गांधी 29 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। क्या राहुल गांधी फिर से तुक्का मार रहे हैं या सचमुच उनके हाथ तुर्प का इक्का लग गया है? मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। चोरी के करीब महीने भर की तैयारी के बाद कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। इस रैली में पहले कांग्रेस ने दावा किया कि 5 करोड़ हस्ताक्षर के साथ रामलीला मैदान आ रही है। इस रैली में कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के किसी भी दल को न्योता नहीं दिया। रामलीला मैदान के मंच पर सिर्फ कांग्रेस के नेता दिखे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया। रामलीला मैदान में राहुल ने आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया। टीएमसी के साथ कांग्रेस का नेशनल अलायंस है। कांग्रेस की रैली में ममता नहीं आई। डीएमके के साथ भी कांग्रेस का अलायंस है। राहुल के मंच पर स्टालिन नहीं आए। केरल में मुस्लिम लीग के साथ राहुल को चुनाव लड़ना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रोफेसर कादेर मोहिदीन भी रामलीला मैदान नहीं आए। मैं आपको स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, मंच राहुल गांधी का था, लेकिन एकला चलो की रणनीति पर उतरे राहुल ने फिर निराश किया। मैं बताता हूं। 14 दिसंबर की रैली में राहुल सिर्फ 14 मिनट बोले, वो भी तब जबकि मुद्दा खुद राहुल ने सेलेक्ट किया था और इसी मुद्दे को वो बिहार में 16 दिन की पदयात्रा निकाल चुके थे। सत्य के पीछे खड़े होकर रामलीला मैदान में राहुल ने कांग्रेस के 3 दुश्मन बताए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत। 14 मिनट के भाषण में राहुल ने खूब डायलॉगबाजी की। मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं और मोहन भागवत सत्य को नहीं, सत्ता को जरूरी मानता है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। ज्ञानेश कुमार। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी भाई की शोहबत का खूब असर दिख रहा है। रामलीला मैदान में प्रियंका ने भी 3 नाम गिनाए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उनके नाम याद रखने को कहा ताकि बाद में उनसे बदला लिया जा सके। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। पहला नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का, दूसरा नाम दूसरे इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू का और तीसरा नाम तीसरे इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी का। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की। राहुल गांधी 20 घंटे पहले हैदराबाद में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वो मेसी के हाथों अर्जेंटीना की जर्सी कलेक्ट कर रहे थे। 20 घंटे के बाद ही वो संविधान का गुटका कॉपी लेकर रामलीला मैदान में रैली करने पहुंच गए। राहुल ने अपनी पॉलिटिक्स का एक ही लक्ष्य बना लिया है, मोदी को हटाना है। लेकिन राहुल ये कैसे करेंगे ये उनको मालूम नहीं है। शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे। 24 के चुनाव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के हाथों तीसरी बार लोकसभा चुनाव हारे। 24 के बाद राहुल मोदी से हरियाणा का चुनाव हारे, राहुल मोदी से महाराष्ट्र का चुनाव हारे, राहुल मोदी से दिल्ली का चुनाव हारे। दिल्ली में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।
राहुल ने बिहार पर दांव लगाया, लेकिन राहुल बिहार भी बुरी तरह हारे। बिहार ने वोट चोरी का मुद्दा ठंडा कर दिया। बिहार में कांग्रेस ऑल टाइम लो पर पहुंच गई, लेकिन राहुल हैं कि लो में भी हाई चल रहे हैं। भाई और बहनों, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। क्या कांग्रेस ने कोई नई स्ट्रेटेजी तैयार की है? बीजेपी ने तो 45 साल के नितिन नबीन के रूप में अपना नया रूट डिसाइड कर लिया है। कांग्रेस ने क्या सोचा है? दिल्ली की कुछ तस्वीर बता रही है कि कांग्रेस कोई भी सबक सीखने को तैयार नहीं। ये वीडियो बीजेपी नेताओं ने दिखाया है। इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते दिख रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी की कब्र खोदने वाला नारा कांग्रेस को बहुत पसंद आता है। ये वीडियो रामलीला मैदान में राहुल गांधी की रैली से ठीक पहले सामने आया। राहुल का रैली का क्या वैल्यू है? वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो उनको पागल मानता हूँ। इसी को लेकर सवाल है सर, आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पागल जैसा व्यक्ति है। आज रैली करेगा, परसों दिन फॉरेन चला जाएगा। तो पहले उनका गारंटी लीजिए, वो क्रिसमस कहाँ रहेगा, न्यू ईयर्स कहाँ रहेगा? ये क्या करते हैं, रैली करके अगले 10 दिन ना रहने का लेजिटिमाइज कर लेते हैं। एक रैली कर लिया, फिर आगे देखो वो फॉरेन चला जाएगा। फिर 2 दिन का बाद फिर कोई स्टेट में 2-4 दिन पद यात्रा करेगा, फिर 1 महीना के लिए फॉरेन चला जाएगा। बीजेपी राहुल की मंशा पर सवाल उठा रही है, मगर राहुल अपनी धुन में लगे हुए हैं। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। राहुल के साथ अगर गांधी सरनेम नहीं लगा होता तो कांग्रेस में भी उनको कोई नहीं पूछता। राहुल के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वो नेहरू गांधी खानदान के वारिस हैं। राहुल की यही यूएसपी कांग्रेस पर सबसे बड़ा बोझ है। बीजेपी एक आम कार्यकर्ता को उठाकर अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। नरेंद्र मोदी इस तरह के अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं। कांग्रेस के पास ये सुविधा नहीं है।